व्हाट इज लाइफ, यानी किस चीज से कोई चीज लिविंग बन जाती है। अब सोचो एक सीड है, अब सीड अलाइव है या फिर डेड है? क्योंकि एक सीड जो होता है, एक बीज जो होता है वो छोटा सा होता है, बिल्कुल साइलेंट, लेकिन जमीन में जब हम उसको डालते हैं तो वो ग्रो हो जाता है, एक पेड़ बन जाता है, प्लांट बन जाता है। तो क्या फिर बीज अलाइव है या फिर डेड है? इसी मिस्ट्री को समझना है। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, लाइफ क्या है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू थिंको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ को अगर मैं डिफाइन करूं, लाइफ अगर मैं बोलूं व्हाट इज लाइफ, तो देखिए लाइफ जो है ना वो एक सिस्टम है। तो मैं लिख लेता हूं व्हाट इज लाइफ। लाइफ है, लाइफ इज अ सिस्टम। अ सिस्टम, कैसा सिस्टम है? दैट शोज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या शो करेगा? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइफ एक सिस्टम है जो क्या शो करता है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अब आप बोलेंगे कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, साइंस में लाइफ एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना मुश्किल है। साइंस में हम एक सिंगल लाइन में लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लाइफ को डिफाइन नहीं करते। हम लाइफ को डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम लाइफ को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अब लाइफ को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो हम लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी भी चीज को हम लिविंग कब बोलेंगे? जब वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। तो कौन सी ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पर कोई भी चीज लिविंग हो जाती है या फिर नॉन लिविंग हो जाती है? तो देखिए, इनमें सबसे पहले है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब क्या है हम एक एक करके सब डिटेल में देखेंगे। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस, अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी चीज में है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये सारी चीज नहीं है तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल यहां हमें दिख रहा है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अच्छे से समझो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज से बने हैं? मेड ऑफ सेल्स। अब आप बोलेंगे ये सेल्स क्या है? ये आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एक सेल का डेडिकेटेड हमारा चैप्टर होगा, लेक्चर होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये जो सेल है, सेल जो होता है, सेल क्या है? सेल होता है, हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आने वाले लेक्चर्स में हम सेल, टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद इकोसिस्टम, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए, सभी लिविंग बींग्स सेल से बने होते हैं। ठीक है। चाहे एक बैक्टीरिया हो, एक सिंगल सेल वाला बैक्टीरिया हो, या फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर बनने वाला ह्यूमन हो। ह्यूमन बॉडी में एक एस्टिमेट के अनुसार, ह्यूमन बॉडी में लगभग नियरली 37 ट्रिलियंस, कितने? 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है। अब इतने ज्यादा सेल्स हो या सिंगल सेल्स हो, ठीक है, ये सारे जो भी लिविंग बींग्स है उनमें क्या होता है? वो काय से बने होते हैं? तो मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में देखेंगे। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। कौन सी है? ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास, हम बोल सकते हैं मास में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज। अब ये मास क्या है ये सब भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इंक्रीज इन मास, देखिए बेसिक टू एडवांस हम देख रहे हैं, तो एकदम बेसिक लेवल पर मोटा माटी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो।
इंक्रीज इन मास, मास में बढ़ोतरी होगी, या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जैसे देखिए ग्रोथ, ये छोटा प्लांट है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, प्लांट्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं ग्रोथ। क्या शो करते हैं, ग्रोथ। अब देखो, एक पत्थर है, स्टोन है, छोड़ दो, वो बड़ा नहीं होगा, वो कहीं वहीं का वहीं रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। इसका मतलब उसमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन प्लांट्स हो गए, ह्यूमन हो गए, ये क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स की तादाद है या जो सेल्स का नंबर है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए क्या होते हैं, बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, तो ये अभी बेसिक लेवल पर समझो कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म का क्या कंसेप्ट है, देखिए मेटाबॉलिज्म, अगर मुझे मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है तो मैं अभी बेसिक लेवल पर इतने आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है हमारे बॉडी में होने वाले, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो क्या बोलेंगे हम, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सब हम जो भी कंसेप्चुअल टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे हम जैसे ही एडवांस लेवल पर बढ़ते जाएंगे इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी इतना समझो कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो एक केमिकल रिएक्शंस का ही प्रोसेस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होंगे। अब ये सब बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस है। ठीक है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब बोलेंगे आप कि फिर डेड बॉडी में, तो भैया डेड बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेड बॉडी की, ठीक है, मर चुका है कोई, तो डेड बॉडी में मेटाबॉलिज्म ये ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बिल्कुल जीरो, कोई रिएक्शन उसके बॉडी में नहीं होगी, तो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हाँ, ये है रिप्रोडक्शन। एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे, तो रिप्रोडक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में है, वो भी हम देखेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेसीज को बढ़ाता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपनी स्पेसीज को कंटिन्यू करता है। जैसे प्लांट्स है, राइट, प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स सीड्स, अब यही सीड्स बाद में प्लांट्स का रूप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस, ठीक है, इंसान, ठीक है, बेबीज, अपने जैसे स्पेसीज, बेबीज, एनिमल्स, देखो है,
रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बैक्टीरिया का थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वो भी हम देखेंगे, उनमें बाइनरी फिजन होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस, बट कुछ एक्सेप्शन है। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या है भैया, कुछ कुछ मतलब बोले तो कुछ वो भी सर्टन कंडीशंस पर एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन क्या है, जैसे म्यूल्स हो गया, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन, अदर देन दिस ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अभी बेसिक देख रहे हैं। इसके बाद है एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या है, इसको एक और टर्म है इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी या फिर रिएक्शंस हम बोल सकते हैं। जैसे स्टिमुलस, कोई भी बाहर से इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, उसको रिएक्ट, रिस्पॉन्स क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे लाइट में अगर हम देखें तो प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है, ये क्या है, उसका रिएक्शन है। जैसे कोई चीज़ गर्म है और हम गलती से उसको छू लेते हैं तो हम हाथ तुरंत पीछे लेते हैं, ठीक है, हाथ पीछे हटाते हैं, तो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और अगर हम देखें तो जैसे ये जो एबिलिटी है किसी बिहेवियर, किसी चीज को, किसी रिएक्शन को, किसी हलचल को रिस्पॉन्ड करने की, ये क्या है, ये क्या है, ये है साइन ऑफ, साइन ऑफ लाइफ है, साइन ऑफ लाइफ है। जैसे बहुत शोर हो रहा है, रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे जो इंद्रिय है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बहुत डिटेल में आगे आने वाला है, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो अभी समझ लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे रिस्पॉन्स या रिएक्शन देना हम बोलेंगे, या फिर इरिटेबिलिटी बोलेंगे। एक और वर्ड है सेंसिटिविटी, ठीक है। ये सब मिलते जुलते हैं। तो लाइट में जैसे हमने देखा कि सनलाइट की तरफ प्लांट मुड़ता है, ठीक है, ये उसका रिएक्शन है। अब हम गर्म चीज का भी हमने देख लिया, ये जो एबिलिटी है यही क्या है, साइन ऑफ लाइफ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एक चीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है वो है हलचल। क्या है, हलचल, मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। लाइफ के लिए देखो हर जगह कंपलसरी नहीं होगा मूवमेंट, कुछ जगह पे देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म में इंटरनल मूवमेंट होता है। तो एवरी लिविंग शोज मूवमेंट, इतना ध्यान में रखना। लेकिन कुछ इंटरनल शो करेंगे, कुछ बाहर एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो सकती है। तो मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट और एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है। दो तरह के मोमेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल मोमेंट और एक्सटर्नल मोमेंट। हर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, मोमेंट शो करता है। जैसे कुछ इंटरनल मोमेंट शो करेंगे, जैसे ब्लड फ्लो होगा, साइटोप्लाज्म का मोमेंट है। उसके बाद अब एक्सटर्नल मोमेंट अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, ह्यूमंस मूव करते हैं, और इंटरनली भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत आसान है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मोमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो समझो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक है होम्योस्टेसिस, एक ये कैरेक्टरिस्टिक है होम्योस्टेसिस। कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको और सिंपल बना देता हूँ, होम्यो और स्टैटिस दो अलग वर्ड है। होम्यो का मतलब होता है, होमियो, होमियो का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है, सिमिलर। और और स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है ऐसा बोल सकते हैं हम, स्टैंडिंग स्टिल। ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग स्टिल, यानी इसको हम अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, आसान समझने की कोशिश करें, तो मेंटेनिंग सिमिलर या फिर स्टेबल इंटरनल स्टेट, मेंटेनिंग
मेंटेनिंग स्टेबल इंटरनल स्टेट, मेंटेनिंग सिमिलर और स्टेबल इंटरनल स्टेट, मेंटेनिंग सिमिलर और स्टेबल इंटरनल स्टेट। होम्योस्टेसिस का अगर मैं आपको दो वर्ड में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो होम्योस्टेसिस है दो वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करने को बोलूं तो इंटरनल बैलेंस, सीधा सीधी बात है, इंटरनल बैलेंस। बाहरी तौर पर कुछ भी हो जाए, कोई भी चीजें हो जाए, लेकिन बॉडी इंटरनल बैलेंस को बनाए रखती है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा वाटर लेवल, पीएच लेवल, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल क्यों करते हैं? सरवाइव करने के लिए। जैसे हमें पसीना आता है, ठीक है, तो हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश हमारी बॉडी करती है। तो ये जो भी इंटरनल बैलेंस है इसको ही हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है एडेप्टेशन और इवोल्यूशन। देखिए, एडेप्टेशन और इवोल्यूशन ये दो अलग टर्म्स है, ठीक है, मैंने दोनों को साथ में ज़रूर लिख दिया है। एडेप्टेशन हम बोलेंगे एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल, सीधा सीधी बात है। एडेप्टेशन बोले तो एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल, एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल। अब जैसे कैसे एडजस्टमेंट, जैसे देखोगे आपके डेजर्ट में कैमल के ऊपर हम्प है पानी के लिए, ठीक है, तो वो डेजर्ट एडेप्टेशन हो गया। अब एक पोलर बियर है, पोलर बियर का स्किन बहुत थिक होता है, वो ठीक है, कोल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, ह्यूमन जो है, हम जो है, स्वेटिंग, पसीना आता है, क्यों, हीट एडेप्टेशन। और कुछ ना बिहेवियरल जो अडेप्टेशन, कुछ बिहेवियरल भी अडेप्टेशन हो सकता है, जैसे विदाउट जेनेटिक चेंज, मतलब जेनेटिक चेंज नहीं होगा लेकिन बिहेवियर पैटर्न में अडेप्ट हम कर लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें जो है ना अडेप्टेशन, ये सर्वाइवल मोड को ऑन करती है। ठीक है, इसी वजह से पता है क्या होता है कि अडेप्टेशन जब कोई भी चीज़ करने लगती है, अडेप्ट जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लगते हैं, तो वो धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू होता है और लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो वो इवॉल्व होते हैं। ये सब एक ही चेन का पार्ट है। तो हम देखेंगे कि जैसे अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल, और इवोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म चेंज। ये लॉन्ग टर्म चेंज है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुअल जेनेटिक चेंज, मतलब जैसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज, या फिर इसको और अच्छे से बोलेंगे तो ग्रेजुअल जेनेटिक ग्रेजुअल जेनेटिक चेंज ओवर जनरेशंस, ग्रेजुअल जेनेटिक चेंज ओवर जनरेशंस। ठीक है, ग्रेजुअल जेनेटिक चेंज ओवर जनरेशंस। तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं, और ओवर अ टाइम अगर हम देखें तो स्पेसिस जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिस, वो क्या करते हैं, इवॉल्व होते हैं। अगर हम रिलेशन बोले एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के बीच में का, तो एडेप्टेशन देखो, एडेप्टेशन, फिर आता है सर्वाइवल, फिर आता है नेचुरल सिलेक्शंस, उसके बाद आता है इवोल्यूशन। तो ये एक ही चेन का पार्ट है। तो जो एडेप्टेशन हम बोलते हैं सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, एडेप्टेशन क्या करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत है। वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू पास होते हैं। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और धीरे धीरे क्या होते हैं, इवोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो कौन है भैया, चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन, याद रखना, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट अडेप्टेड होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इवोल्यूशन का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम कवर करेंगे। अब सवाल उठता है वायरस का। जो वायरस होता है वो लिविंग है, वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है।
ठीक है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। देखिए, वायरस को हम बोल सकते हैं कि ये एक बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है। ये लिविंग लाइक भी बिहेव करता है और नॉन लिविंग लाइक भी बिहेव करता है। दोनों तरह का, लिविंग भी बिहेव करेगा, नॉन लिविंग भी बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वायरस डिपेंड करता है, उसके लिविंग कंडीशन डिपेंड करती है उसके होस्ट पे, वो किसके अंदर है। तो रिप्रोड्यूसेस इनसाइड होस्ट, वायरस जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट। अगर होस्ट नहीं होगा उसके पास तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। जैसे अब नो मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक मटेरियल्स रहता है, इसका हम बोल सकते हैं जो आउटर फॉर्म है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो ये इतना समझ लो अभी के लिए, हम जब वायरस में देखेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में समझेंगे। मैं इसीलिए अभी ज़्यादा टफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो हमको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको वो समझ के लेना है। तो अभी बेसिक लेवल पर इतना समझ लो कि वायरस एक बॉर्डर लाइन हम बोल सकते हैं कंडीशन है। वायरस सिर्फ होस्ट के अंडर एक्टिव रहता है और लिविंग जैसा बिहेव करता है, बाहर वो नॉन लिविंग की तरह होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वायरस जो है वो एक बॉर्डर लाइन केस है, डिफरेंट थोड़ा सा केस है, बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है। अब आते हैं अपने वही सवाल पर, ठीक है, जो हमने शुरुआत में पूछा था। क्या पूछा था? एक सवाल हमने पूछा था कि भैया जो सीड है वो अलाइव है या फिर डेड है, ठीक है। तो सीड जो है ना भैया वो डॉर्मेंट स्टेट में है, मतलब जिंदा है। सीड इज अलाइव, अलाइव, लेकिन डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट अगर मैं बोलूँ तो वो सोया हुआ है, ठीक है, सोया है, डॉर्मेंट है। आसान भाषा में सोया बोलेंगे तो सोया हुआ है, लेकिन डेड नहीं है, ठीक है। अलाइव है, डेड नहीं है, इतना ध्यान में रखो। जब भी उसको वाटर और राइट कंडीशन मिलेगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि सीड को जैसे बोलेंगे वाटर प्लस राइट कंडीशन, अगर उसको मिल जाए राइट कंडीशन, जैसे उसको पानी में पानी मिल जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, उसको ज़मीन मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधा उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, उसके रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट। और जैसे ही ये स्टार्ट होगा वो बीच क्या शो करेगा, सीधा सीधा प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, प्लांट ग्रो, ठीक है, प्लांट ग्रोज, ठीक है, प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो अब एक लास्ट एक सवाल बचता है कि सीड तो हमने देख लिया, ठीक है, डॉर्मेंट है, तो फिर डेड बॉडी का क्या? जो डेड बॉडी है, ठीक है, 20 मिनट के ऊपर समय हो गया। डेड बॉडी का क्या है? तो जो डेड बॉडी है ना, सिंपली समझ लो, डेड बॉडी में ग्रोथ नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, तो सीधा सीधा डेड बॉडी जो होती है वो है नॉन लिविंग। कोई इसमें संदेह मत करना, एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूजन के लिए आ जाता है। तो डेड बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है, इसमें कुछ इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है लाइफ का, इतना हमको समझना है। जैसे रिप्रोडक्शन यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है कि वो ऐसे तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ सर्टन कंडीशंस है जहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वायरस का हमने देखा कि वायरस लिविंग है और लिविंग होते हुए भी वो नॉन लिविंग जो फीचर्स है वो भी शो करता है, क्योंकि उसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमने सीड देखा कि सीड्स डॉर्मेंट लाइफ है, जैसे उसको राइट कंडीशन मिलेगा तो वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अल्टीमेटली अगर हम बोले तो जैसा हमने देखा था कि लाइफ जो है वो एक सिस्टम है। लाइफ क्या है? एक सिस्टम है जो शो करता है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने देख लिया है, हमने देखा कि लाइफ कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो द लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ठीक है, जैसे सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिज्म और फिर इकोसिस्टम, ये सारे हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में कवर करेंगे।
तो ये था आज का हमारा व्हाट इज़ लाइफ। आई होप आपको समझा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए, थिंक हो।